बावजूद इस बार इस उपचुनाव में बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं, बहुत सारी चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आरजेडी नहीं, हम लोग जदयू की बात करते हैं तो अभी जो विधानसभा चुनाव गुजरा है जिसमें मुख्यमंत्री बनाने और बिगड़ने की बात थी, सरकार बनने और बिगड़ने की बात थी, उस समय भी भाजपा ने अपने सीटों का अनाउंसमेंट भाजपा के नेताओं ने किया था, जदयू के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट जदयू के नेताओं ने किया था। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुआ था। और इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है जदयू के दोनों सीटों का घोषणा दोनों भाजपा के नेताओं ने किया। बिल्कुल, तारकेश्वर प्रसाद जी ने किया, सम्राट चौधरी जी को उसमें बुलाया गया था। तारापुर चूंकि सम्राट चौधरी के परिवार का सिटिंग सीट रहा है, तो उन लोगों से घोषणा करवाया गया जो कहीं ना कहीं जदयू को यह डर है कि भाजपा से यदि घोषणा। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज टाइम। बिहार में उपचुनाव है, 2 सीटों पर होना है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। और इन दोनों सीट को लेकर के बिहार की राजनीति जो है वो अलग लेवल पर चली गई है। लगातार अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। चिराग पासवान भी एक तरफ दवा ठोक रहे हैं तो उनके चाचा पशुपति पारस भी दवा ठोक रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बाद एक सबसे बड़ी खबर है जो बिहार की राजनीति में एक अहम मायने रखती है। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की। तो इस उपचुनाव में महागठबंधन टूट चुका है पूरी तरह से। जी हाँ, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि अभी उपचुनाव में 2 सीटों पर जो चुनाव होनी है उसमें दोनों सीट पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार रही है और इधर कांग्रेस भी एक सीट पर अपनी उम्मीदवार उतार रही है। तो ये क्या माजरा है, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो गेम है वो सिमट गया है महागठबंधन के उस इर्द गिर्द में और महागठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आलोक आजाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। जी धन्यवाद। क्या लगता है कि ये जो अभी कांग्रेस एक सीट पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है, इधर तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने 2 कैंडिडेट दोनों सीटों पर उतार रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये उपचुनाव जो है वो महागठबंधन की रास्ते अलग अलग कर देंगी? नहीं, उपचुनाव महागठबंधन के रास्तों को अलग अलग नहीं करेगा, लेकिन यह उपचुनाव महागठबंधन को तार तार जरूर कर देगा। राष्ट्रीय स्तर पर आरजेडी और कांग्रेस को गठबंधन के अलावा और इनके पास कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। और राज्य में भी आरजेडी और कांग्रेस को गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपचुनाव है इसलिए दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। किस तरह का समीकरण बनने की उम्मीद है, क्योंकि जेडीयू पूरी तरह से ये दोनों सीटों पर अपना दवा ठोक रही है। उन्होंने तो उम्मीदवारी भी तय कर दी है, कैंडिडेट उतार दिए हैं और जो ललन सिंह है उन्होंने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है। चिराग पासवान भी 5 तारीख को घोषणा करने वाले हैं। और इधर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच, जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तरह की खटास बन रही है, इससे क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस और आरजेडी की राहें अलग नहीं हो रही हैं? बिल्कुल, यह उपचुनाव को यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से राहें अलग हो रही हैं। मन में खटास तो होगा ही। कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के कद्दावर नेता विधानसभा में विधायक दल के नेता रहे अशोक राम जी, बिल्कुल, का टिकट लगातार रहा है। इस बार वो अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे महागठबंधन से, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने एक बिल्कुल ही सीधा स्टैंड लिया हुआ है कि आरजेडी उपचुनाव का दोनों सीट लड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी कुछ 6 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव बिहार का हुआ है, इसमें आरजेडी ने 41 सीट दिया था कांग्रेस को पहले, और इस बार 75 सीट इन्होंने दिया है। 75 सीट पे लड़के 18 सीट पे आने वाली कांग्रेस को शायद सबक सिखाने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा किया है, मुझे लगता है। इसलिए कि वो सीट ले रहे हैं। पिछले बार 41 में 27 जीते थे और इस बार 75 में 18 जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी जोरदार हल्ला हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सीटें बेची है कमजोर उम्मीदवारों के हाथों। मुझे लगता है कि इसी खींच से और यही सबको देखते हुए आरजेडी ने यह फैसला लिया है। हालांकि महागठबंधन में इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। इस बार तो हम लोगों ने अभी उपचुनाव, बिहार का जो ये उपचुनाव होने वाला है, इस उपचुनाव में बहुत सारे खेल हम लोगों ने देखा है। हम लोग बात कर ले आरजेडी कांग्रेस का, तो हम लोग देख ही रहे हैं आरजेडी दोनों सीट पे दावा ही नहीं जता रही है, दोनों सीट पे आज कैंडिडेट का अनाउंस भी करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
उसमें कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती का नाम आ रहा है और यहाँ तारापुर से और वैश्य समाज से आने वाले अरुण शाह का आ रहा है। इसी प्रकार जदयू ने भी कैंडिडेट अपना घोषणा कर दिया हुआ है, लेकिन कुशेश्वर स्थान में आरजेडी और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां अशोक राम या उनके बेटा का चुनाव लड़ना भी निश्चित है। तो आरजेडी कांग्रेस की राहें वहां जुदा हो चुकी है महागठबंधन की। हम ये भी सुनने को आ रहा है कि महागठबंधन के अनाउंसमेंट में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस विवाद तो समीकरण है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी एक कुशेश्वर स्थान सीट पर फ्रेंडली में है, दूसरे तारापुर में एक दूसरे के खिलाफ भी जा रहे हैं। किस प्रकार का समीकरण बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जब आप एक गठबंधन में हैं तो एक एक सीट पर दोनों सीट लड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इस समीकरण ये कह रहा है कि दोनों सीट पर आरजेडी लड़ेगी और एक सीट पर कांग्रेस भी लड़ेगी। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव का जो स्थिति है यदि उसको हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से एक सीट कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की सिटिंग सीट रही है और आरजेडी का तारापुर है, और दोनों कैंडिडेट बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। 7,000 और 5,000 के 7200 कुछ से कुशेश्वर स्थान में और लगभग इसी आसपास में तारापुर से आरजेडी के कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश ने चुनाव हारा था। बावजूद इस बार इस उपचुनाव में बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं, बहुत सारी चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आरजेडी नहीं, हम लोग जदयू की बात करते हैं तो अभी जो विधानसभा चुनाव गुजरा है जिसमें मुख्यमंत्री बनाने और बिगड़ने की बात थी, सरकार बनने और बिगड़ने की बात थी, उस समय भी भाजपा ने अपने सीटों का अनाउंसमेंट भाजपा के नेताओं ने किया था, जदयू के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट जदयू के नेताओं ने किया था। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुआ था। और इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है जदयू के दोनों सीटों का घोषणा दोनों भाजपा के नेताओं ने किया। बिल्कुल, तारकेश्वर प्रसाद जी ने किया, सम्राट चौधरी जी को उसमें बुलाया गया था। बिल्कुल, तारापुर चूंकि सम्राट चौधरी के परिवार का सिटिंग सीट रहा है तो उन लोगों से घोषणा करवाया गया, जो कहीं ना कहीं जदयू को यह डर है कि भाजपा से यदि घोषणा नहीं कराते हैं तो जदयू दोनों सीटों को गवा सकती है। पिछले कुछ दिनों का हम लोगों ने देखा भी है, लगातार जदयू के लोग भाजपा को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा के लोग जदयू को टारगेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के जो वोटर हैं उनके बीच में गलत मैसेज जा रहा है, और ये करवाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा है, इनसाइड स्टोरीज का रहा है, नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी का जो हमारे पार्टी के जदयू के जो लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिर फील्ड में यह मैसेज चला जाए कि चिराग पासवान ने कहा है कि हम कैंडिडेट उतारेंगे दोनों सीटों पर। ऐसा ना हो कि भाजपा के लोग जदयू को ना देके चिराग पासवान के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें। और वो सब यदि ऐसा हो जाता है, यदि भाजपा के मतदाताओं ने जदयू को सपोर्ट नहीं किया और चिराग पासवान को सपोर्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी दोनों सीटों को आसानी से निकाल लेगी। तो लेकिन ये तमाम चीज़ों में हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार वो गलती फिर से दोहराने जाएंगे जो विधानसभा में किया था, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार फूक के कदम रखने वाले हैं और चिराग पासवान पर उनकी नज़र भी बनी हुई है। बिल्कुल, नज़र ही नहीं बनी है, उन्होंने लोजपा को तोड़ भी दिया है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो उनके साथ किया है उसका हस्र लोजपा को तोड़ के उन्होंने निकाल दिया है। इकलौते सांसद चिराग पासवान बच गए अपने पार्टी में। उतना ही नहीं, जिस दिन से चिराग पासवान ने घोषणा किया कि मैं उपचुनाव एलजेपी दोनों सीटों पे उपचुनाव लड़ेगी, सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने पशुपति पारस जी जो रामविलास पासवान जी के भाई और अभी केंद्र में मंत्री हैं और लोजपा के पारस गुट के अध्यक्ष हैं, उनसे उन्होंने घोषणा कराया कि वो लोजपा नीतीश कुमार के साथ है। लोजपा के लोग, लोजपा के समर्थक, लोजपा के मंत्री और वो स्वयं सभी जदयू का प्रचार करेंगे, उन्होंने उससे घोषणा कराया। उतना ही नहीं, यह डर ही है लोजपा से जदयू को शायद कि उतना घोषणा के बाद भी मन नहीं भरा, तो पशुपति कुमार पारस ने चुनाव आयोग को जाके कंप्लेन किया कि भाई आगामी उपचुनाव में लोजपा का चुनाव चिन्ह और लोजपा पार्टी का जो विवाद चला आ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी पे पकड़ का, उस पार्टी पे अधिकार का, तो वो विवाद चला आ रहा है, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इस स्थिति में चिराग पासवान लोजपा का झंडा और लोजपा का
बैनर का यूज कर सकते हैं, लोजपा के नाम का यूज कर सकते हैं। इस स्थिति में उसको स्थगित कर दिया जाए, जब्त कर लिया जाए। और इन पशुपति पारस के पत्र देने के बाद 4 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि नहीं, हमें इसको जब्त कर देना है। उतना ही नहीं, चिराग पासवान से उन्होंने नई पार्टी का नाम और 3 सिंबल का नाम मांगा है, उसमें से वो उनको देंगे उनके कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए में यह डर जरूर बना गया है कि कहीं चिराग पासवान के आने से कहीं खेल ना खराब हो जाए जदयू का, क्योंकि चिराग पासवान ने जदयू का बेड़ा गर्क कर दिया है इस विधानसभा चुनाव में। नहीं, उसी की ख्याल रखते हुए नीतीश कुमार ने पूरी तरह से जिस तरह से चिराग पासवान ने जेडीयू के अंदर कलह बोया, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उनके कैंडिडेटों को हराया गया, वही कंडीशन पर लाकर खड़ा कर दिया एक बार नीतीश कुमार चिराग पासवान को कि उनके ही घर में फूट हो गई और एक पार्टी बिखर के पूरी तरह से अलग अलग हो गई। चूँकि हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दा महागठबंधन पर है और महागठबंधन का जो अभी सिचुएशन दिख रहा है उससे ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन अब अपने अपने रास्ते तलाशना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये उपचुनाव बिहार का बहुत बड़ा संदेश देने वाला है आगामी चुनाव में। आपको क्या लगता है लोग जी? बिल्कुल निश्चित रूप से यह उपचुनाव यदि महागठबंधन जीतता है, सरकार तो नहीं बदलेगा, पर सरकार के प्रेशर विपक्षी दलों का बढ़ जाएगा। विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग सरकार पे और सरकार के प्रति और ज्यादा आक्रामक होंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सरकार चलाने में समस्याएं आएंगी। बिल्कुल ये होने जा रहा है अब, क्योंकि सरकार भी जो चल रही है अल्प कुछ ही सीटों का अंतर है, बहुत ज्यादा बड़ा समर्थन नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें देखने को मिलती है कि अगर ये दोनों सीट जेडीयू के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है, क्योंकि अगर ये दोनों सीट जेडीयू जीतती है तो अपनी मजबूती साबित करने में हासिल हो जाएगी। जिस तरह का समीकरण उन्होंने शुरुआत किया था बनाने के, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, फिर उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाना, इन तमाम ये जो अलग अलग तरह के चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिया गया है, नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी में जेडीयू सफल हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों सीट हार जाती है और ये दोनों सीट अगर महागठबंधन के खेमा में जाता है तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं अब सरकार बनाने में चंद दूरी पर महागठबंधन रहेगी और ज़्यादातर कोशिश ये करेगी कि किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ले। हालांकि अभी सरकार बने हुए 1 साल हो रहे हैं, 1 साल होने जा रहा है, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और पूरे के पूरे 4 साल समय है अभी सरकार के पास। और अगर महागठबंधन दोनों सीट जीतती है और किसी तरह तोड़ मरोड़ करने की कोशिश जरूर करेगी। आलोक जी, आपको क्या लगता है इसमें? बिल्कुल, महागठबंधन तो लगातार लगा ही हुआ है कि बिहार के सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए। नीतीश कुमार से लगातार इस्तीफे मांगे जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के द्वारा। तो कोई भी विपक्ष चाहता ही है कि वो सरकार में आ जाए, इसमें कुछ नया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 115 सीट के साथ विपक्ष अड़ा हुआ है, मजबूत विपक्ष है इस बार। जहां 7 सीट इधर हुआ बस महागठबंधन की सरकार हो जाएगी। इन 7 सीटों का खेल है। बिल्कुल। यदि उसमें से 2 सीट यदि इस बार महागठबंधन जीत जाता है तो सिर्फ 5 सीटों का खेल बचेगा। ओवैसी को शामिल करना फिर सरकार बना सकता है? नहीं, ओवैसी जी को लेके 115 आ रहा है। 115 तो 117 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यदि मुकेश सहनी या कोई भी आ जाते हैं, जितना नाम मांझी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो एक भी के भी आने से इनकी सरकार बन जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत नजदीक की जब लड़ाई होगी तो आक्रमण बढ़ेगा, आक्रामक रुख अख्तियार होगा। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे प्रेशर भी बनाए जा रहे हैं। चिराग पासवान पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान का जो अस्तित्व है अब ये दोनों सीटों पर टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने आप को साबित करने के लिए बिहार में ये 2 सीटें उपचुनाव का समय मिल गया है। और अगर ये इसमें अपने आप को साबित नहीं करते हैं तो चिराग पासवान की आने वाले राजनीतिक करियर लगभग समाप्त हो चुकी होगी। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, उन्हीं का नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जो अभी जदयू में आए हैं,
उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, इसलिए कि तारापुर से कुशवाहा उम्मीदवार बनाया गया है और उपेंद्र कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। और जदयू में उनको इसलिए लाया गया है ताकि कुछ लवकुश समीकरण जो पुराना है ना उसको मजबूत किया जा सके। और यदि तारापुर में जदयू हारती है तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के कद को भी प्रभावित करेगा। चिराग पासवान के कद को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। चिराग पासवान अभी यदि चिराग पासवान के कैंडिडेट अच्छा वोट लाते हैं, उनके कैंडिडेट के कारण एनडीए की हार होती है, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान बिहार के बड़े फैक्टर साबित होंगे। उनके कैंडिडेट के कारण आरजेडी की भी यदि हार होती है तब भी वो बड़े फैक्टर साबित होंगे। लेकिन यदि उनके कैंडिडेट अच्छा वोट नहीं लाते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, तो चिराग पासवान की राजनीति डूबती हुई नैया पे सवार है, जो कहीं ना कहीं डूबने की स्थिति में चली जाएगी। बंगला जो लोजपा का चुनाव चिन्ह है और इस बंगला को चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है फिलहाल के लिए, लेकिन ये किसके गुट में जाएगा? क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि बंगला पर मेरा अधिकार है और उधर उनके चाचा पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि बंगला पर मेरा अधिकार है। तो इन दोनों लोग की लड़ाई में हालांकि अब चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है, अब क्या लगता है कि ये जो चुनाव चिन्ह की बात हो रही है, जो बंगले की बात हो रही है, इनमें चाचा भतीजा के बीच एक अलग ही नीति अपनाने की कोशिश की जा रही है। दोनों लोग कहीं ना कहीं पशुपति पारस नीतीश जी को सपोर्ट करते हैं तो चिराग पासवान अपने कैंडिडेट दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में लोजपा पार्टी का क्या होने वाला है आलोक जी? नहीं, लोजपा ये उपचुनाव लोजपा के भविष्य को तय करेगा। लोजपा में चिराग पासवान के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि पशुपति पारस तो अपने सांसदों के साथ लोजपा का जो एक बड़ा धरा है वो एनडीए के साथ जा चुका है। वो तो एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लोकसभा चुनाव लड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान का किस्मत का ताला खुलता है या किस्मत के ताले पे चाबी लग जाता है, ये तो अब उपचुनाव बताएगा। बहुत कुछ दांव पर है चिराग पासवान का। पूरा का पूरा राजनीतिक करियर, मैं कहूं तो उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर है इस चुनाव में। यदि उनके वोटरों को उनके वोटरों का समर्थन नहीं मिलता है उनके कैंडिडेट को, उनके कैंडिडेट जमानत जब्त या फिर 10,000 या 5,000 वोट से कम लाते हैं, तो आगे चिराग पासवान की राजनीति मुश्किल हाशिए पे जा सकती है। तो हम लोग बिहार विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं और दोनों सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे साथ मौजूद है आलोक आजाद जी। बिहार विधानसभा चुनाव अभी जो उपचुनाव होने हैं, इसमें तमाम पार्टियों के लिए अपनी ज़मीन तलाशने का मौका है। कहीं ना कहीं जदयू अपने लिए ज़मीन तलाश रही है, अपने आप को ये साबित करने के लिए कभी भी जदयू में दम है। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं दमखम लगा रहे हैं कि अपने आप को साबित करें कि चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान की विरासत अब भी जिंदा है। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस की क्या समीकरण बनेगी, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग दिखते नजर आ रहे हैं, दोनों अलग अलग सुर लगा रहे हैं। हालांकि आने वाले समय बताएगा कि ये दोनों सीट किन के लिए क्या साबित होता है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ। और आलोक जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।